Welcome to Systec e-learning series. My name is Anish and I'm a master life coach, NLP master practitioner and a hypnotherapy practitioner. आज जो टॉपिक उठा रहे हैं बहुत वाइटल है. We are going to talk about public speaking skills या speaking skills in total. एक सर्वे हुआ था बहुत पहले और उसकी जो फाइंडिंग्स थी थोड़ा सा अलार्मिंग थी और वो सर्वे था टॉप 3 फोबियाज ऑफ द वर्ल्ड. टॉप 3 फोबियाज मतलब डर. टॉप 3 फोबियाज ऑफ द वर्ल्ड. रिवर्स में शुरू करते हैं. नंबर 3 फोबिया, नंबर 3 पे जो आया था वो था डेथ. मज़ा देखो कि डेथ के बारे में कोई भी बात करना भी नहीं चाहता. Getting it? Everybody is planning for the future. उनसे बोलो कल किसने देखा है, कल रहे ना रहे, और जैसे ही ऐसी बात आती है everybody asks you to stop speaking. बात करने को बंद कर देते हैं. आप सुबह सुबह बात करो किसी से और घर के बड़े बुजुर्ग सबसे ज़्यादा इस बात पे बोलते हैं कि जैसे हमने सुबह बोला इससे अच्छा तो हम मर जाएं, हम तो मर जाएंगे, और इस तरह की बात होती है. बोलते सुबह सुबह ऐसी बात नहीं करते. सुबह सुबह बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते. बात सही भी है कि मॉर्निंग में हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव बात करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक बात करना चाहिए. उससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है और हम पॉजिटिव ट्रेट लेके अगर चलते हैं तो दिन भर हमारा सही जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन. ठीक है. दोपहर में कभी बात करो, ऐसा है इंडियंस में माना जाता है कि दिन में एक बार कभी ना कभी कैसे ना कैसे सरस्वती हमारी जीभ के ऊपर विराजमान हो जाती है, और जिस समय हम ये बात कर रहे हो उसी समय विराजमान हैं तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा. शाम को गोधूली की बेला है, ऐसे समय में बात नहीं करते. रात को इनफैक्ट नेगेटिव एनर्जीज घूमती रहती हैं आसपास, और कहीं किसी ने सुन लिया तो वो कह देगा चलिए स्वागत है आपका. इनफैक्ट मरने की बात ही क्यों करना, वी आर लिविंग ए वंडरफुल लाइफ, तो हम लोगों को उसी तरह से जीना भी चाहिए. तो ये तो हो गया नंबर 3 फोबिया. नंबर 2 फोबिया, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स. इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे लाइव. अभी मेरे साथ में ही हुआ. एक छोटी सी बच्ची है मेरे घर में एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गो टू द वॉशरूम. देयर वॉज अ कॉकरोच. कॉकरोच से डर लगता है. इनफैक्ट बहुत छोटा सा रहता है, भले ही अनंत काल से चलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करता है इन द सेंस कि डायरेक्टली आपको काटेगा नहीं, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं करेगा. हाँ, गंदगी ज़रूर फैलाता है. स्नेक्स, ऐसा बताया जाता है ओनली 2 to 3% ऑफ द एंटायर स्नेक स्पीशीज़ आर पॉइजनस. होते ही नहीं है पॉइजनस, लेकिन कहीं अगर कुछ चुभा और सामने से अगर स्नेक निकल के चला गया, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि उसी ने काटा बॉस, एंड देन इट बिकम्स एज आउट ऑफ फियर. डर के मारे, हार्ट फेलियर की वजह से आदमी मर जाता है. नाम सांप का हो जाता है. क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि अगर रूम में लिजर्ड्स है तो उस रूम में ही नहीं जाना है. दिस वॉज नंबर 2 फोबिया. नंबर 1 फोबिया ऑफ द वर्ल्ड वॉज रिकॉग्नाइज्ड, उसको पहचाना गया था एज द फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. वन पर्सन इन थाउजेंड्स, हज़ारों में शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होता हो जो पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल है. बहुत लोगों में, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में भी निकाला जाए ना, और हिस्ट्री में जितने ग्रेट ओरेटर्स हुए हैं, अच्छे ओरेटर्स, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हुए हैं, उनका रेशियो अगर टोटल पॉपुलेशन से लगाएं तो बहुत कम रेशियो बनेगा. और इस बात का अंदाज़ा है मेरे को कि लोगों को फेस करने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है. तो नेगेटिव अप्रोच से शुरू करते हैं हम लोग कि ये डर अगर है तो ये डर है क्यों. उसका एक सिंपल सा कारण मैं बता देता हूँ. सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के सामने हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जिन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो सब के सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, और इस बात से हमें डर लगता है. और वो कौन सा डर है? पहला, क्या सोच रहे होंगे वो लोग,
कि अगर मैंने कुछ बोला तो उन लोगों का कोई परसेप्शन बना, मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। गिरे में पॉइंट ऐसा ही होता है, आप नोटिस करना। और मुझे अंदाज़ा है, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के भेजना कि कितने लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। हम लोग उसके तरीके निकालेंगे। आज एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगा। आज एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ जिस तरह से हम लोग प्रिपेयर कैसे करें कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाए। लेकिन उसके पहले डर तो जान लें कि डर कौन कौन से हैं हमारे ऐसे। तो सारी निगाहें हमारी तरफ देख रही हैं, हम लोगों को डर लग जाता है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। और गलती ना हो जाए सीधा एक फियर कहलाता है, दैट इज़ द फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं जिस तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, वो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब आप अपने आप को ऑडियंसेस में रख के देखो कि 2-3 तरीके हो सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं, कोई स्टेज के ऊपर बातचीत कर रहा है, हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। मैक्सिमम टाइम, एक बार पिछले वीडियो की याद करो कि हम लोगों का कंसंट्रेशन 5 मिनट का भी नहीं होता। एक बार मैंने सेमिनार में भी आप लोगों से बोला कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लास्ट जो वेबिनार हुआ था तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट निकला था कि एक घड़ी को रख लो सामने और 1 मिनट तक घड़ी के कांटे को देखना है विदाउट एनी थॉट, कुछ सोचना नहीं है, कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और नतीजे ये निकलते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा भी है तो ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 1 मिनट में 3 बार भटक जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी ओरेटर को सुन रहे हैं तो कितने कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं हम उसको, और क्या सोच रहे हैं हम। इनफैक्ट अगर हमको पसंद नहीं आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, लेथार्जिकली हाथ बांध के बैठ जाते हैं वहाँ पे, बस देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पसंद में नहीं आ रहा है तो ऑडियंस उठती है और बाहर चली जाती है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और माइंड इट, नोबडी थिंक्स, नोबडी गिव्स इट ए थॉट, सोचता नहीं है ज़्यादा, या तो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो उठ के चल देता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो व्हेन आई हैव नथिंग टू लूज, जब मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं डरूं क्यों। ठीक है, सीधे गए, परफॉर्म किया, इर्रेस्पेक्टिव के लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग अपना परफॉर्मेंस देंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, आप लोग मास्टर हो जाएंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक बार गए, ठीक नहीं हुआ, हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया, हमने देखा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे गड़बड़ हुई और उस गड़बड़ को हमने रेक्टिफाई कर दिया। और नेक्स्ट बार गए तो हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि अब हम जाएंगे तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। डन। फिर शिवरिंग अंडर द पैंट्स, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उस समय ब्लैंक हो जाते हैं, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग क्या बोलें। सारी चीज़ों के अभी सॉल्यूशंस निकालते हैं। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ध्यान से सुनने का। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो प्रिपरेशन है, पॉजिटिव प्रिपरेशन टुवर्ड्स द पब्लिक स्पीकिंग पार्ट। सबसे पहली बात, हम लोग बाइफरकेट कर लें कि हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कंटेंट का। सबसे ज़्यादा अगर हमको किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो वो कंटेंट का। अगर आपके पास में कंटेंट ही नहीं है तो डेफिनेटली स्टेज पे जाके आप ब्लैंक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा कि आपका अपीयरेंस कैसा है, मायने रखता है। आप स्टेज पे जिन लोगों को देखते हैं उन लोगों को देखना, दे आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड। मैं भी तो ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा, आई एम नॉट ऑलवेज इन टाई, आई एम नॉट ऑलवेज इन जैकेट्स, मैं हमेशा नहीं करता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे को आपके सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करना है तो मैं अपने कपड़ों का ध्यान रखता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखता हूँ, मैं क्या पहने हूँ। और उस लेक्चर से, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं ये अटायर में हूँ। अगर मैं जनरली कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा होता, हो सकता मैं जैकेट नहीं पहने होता। हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म की अगर कहीं बात कर रहे होते हैं कि अगर हमारे हिंदी माइथोलॉजी में लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ईश्वर के बारे में क्या है, ध्यान के बारे में क्या है, अगर इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता तो शायद मैं कुर्ता पहने होता। इज़न्ट इट? पंडिताई की बात करते हैं तो भैया पंडित के बारे में अगर ध्यान में लाओ कि पंडित कैसा होता है, कैसा होता है। एक कुर्ता पहना रहता है, गले में गमछा डला रहता है, उसके एक धोती रहती है और वो एक बढ़िया से
स्लिप ऑन्स में आता है, यस नो, एक तिलक लगा रहता है यहाँ पे, ये उसका अपीयरेंस है, क्योंकि उसका जो डोमेन है, उसका जो जो सब्जेक्ट है, उसमें वो ही सूट करता है। एक शायर आता है, मुशायरे में एक शायर आता है, एक कवि आता है, तो उसकी ड्रेस कैसी रहती है? एक शेरवानी पहने रहेगा वो, चूड़ीदार पायजामा, जूतियाँ पहना रहता है वो, इस तरह का रहता है, तो ये उसका ऑरा है। लेकिन अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है जो आपके माइंड मैनेजमेंट की बात करता है, जो आपको कॉर्पोरेट की बात करता है, डेफिनेटली वो कोट में आता है, टाई लगा के आता है, बढ़िया से पम्प शू में आता है जो बढ़िया से पॉलिश होते हैं, अच्छे से ग्रूम होके आता है, एक बढ़िया सी घड़ी पहनता है, एक पेन रखे रहता है अपने पॉकेट के अंदर, एंड देन ही इज़ वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, वो एक पीछे स्क्रीन चलता रहता है, उसके स्क्रीन के ऊपर वो डिस्क्रिप्शन देता रहता है। तो हर जगह का अटायर अलग अलग रहता है। लेकिन मैंने कुछ एक बहुत अच्छे ओरेटर्स को देखा है जो चैलेंज करते हैं कि ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता। मैंने कुछ ऐसे बढ़िया से ओरेटर देखा है। एक शिनेक करके एक स्पीकर है, वो आते हैं, शर्ट पहन के आते हैं, स्ट्रेट शर्ट पहना, जीन्स पहना और स्पोर्ट्स के शूज़ पहने, इज कमिंग डाउन, लेकिन उनका कंटेंट इतना स्ट्रांग रहता है ना कि ड्रेस के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता हम लोगों का। तो अब अगर ड्रेस और कंटेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली पक्के में 100% कंटेंट अपर साइड पे रहेगा, ड्रेसेस कंपैरेटिवली लोअर साइड पे रहेगी। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से ड्रेस होकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टेज के ऊपर तो इट वर्क्स। कंटेंट के ऊपर और भी बात करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस के बाद जिस चीज़ का हमको ध्यान रखना है वो है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग क्या क्या काम करें? नंबर 1, स्टैंड ऑन बोथ योर लेग्स। आज से ही ये लोग, आप लोग सारे लोग इस बात की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि हम लोग जब भी खड़े होंगे अपने दोनों पैरों पे बैलेंस बना के खड़े होंगे, चलेंगे तो हमारे दोनों पैरों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो जब मैं बॉडी लैंग्वेज को चेक करता हूँ, अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखो, ऐसा बताया जाता है कि जैसा हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है ना, जैसा हमारे दिमाग में सोच चल रही होती है, ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज अपने आप को डेमोस्ट्रेट कर देता है। अगर आप डरे हुए हो तो डेफिनेटली हाथ बंधे हुए रहेंगे, ऐसे पीछे बंधे हुए रहेंगे, हाथ को हम लोग पीछे कर लेते हैं, टाइट रहते हैं, हमारा चेहरा थोड़ा सा डल रहता है, नीचे की तरफ हम लोग देख रहे होते हैं, आंखें नहीं मिलाते। डन। तो हम लोगों को पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लेके चलना है। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं, बता तो दूं मैं कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में एक तो ये हो गया कि दोनों पैरों पे अपने को बैलेंस बना के चलना है। सेकेंड मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही आप वॉक करते हैं, जैसे ही आप चलते हैं, तो आप अपनी एड़ी को पहले रखेंगे और बाद में पूरे पंजे को, एड़ी को फिर बाद में पूरे पंजे को। जैसे मॉडल्स चलते हैं रैंप के ऊपर, मेल मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेल मॉडल्स जैसे रैंप के ऊपर फैशन शोज़ में चलते हैं तो पहले एड़ी रखते हैं फिर पंजा रखते हैं, पहले एड़ी फिर पंजा। और बॉडी लैंग्वेज का प्रिंसिपल ये बताता है कि जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो एड़ी पहले रखेंगे, पंजा बाद में। इससे क्या होता है, फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके दोनों पैरों पे बैलेंस आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट हो जाती है। और जैसे रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होती है, हम लोगों का सिर पोजीशन में आ जाता है, लोगों की तरफ हम लोग देखने लगते हैं। हाथों का क्या करूं? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर एक जगह खड़े होकर हम लोगों को बात करना है तो इस तरह से हाथ रख देंगे, इस तरह से, यानी तो फिंगर्स को ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा क्लच कर लेंगे। और अगर इसका भी ऑल्टरनेट, क्योंकि एक जैसे खड़े रहो तो थोड़ा सा लेथार्जी आ जाता है, थोड़ा सा अजीब लग जाता है ना, तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो जब आप खड़े हैं तो इस तरह से हाथ रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप बोल रहे हैं तो हाथ खुले होना चाहिए। हाथ खुले रहते हैं, इसका सीधा मतलब रहता है यू आर ओपन टू ऑल। सीक्रेट बताता हूँ आपको, मैक्सिमम जो अच्छे ओरेटर्स रहते हैं वो अपने पाम्स को खुला रखते हैं और दूसरों की तरफ खुला हुआ शो भी करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है आई हैव नथिंग टू हाइड, मेरे पास में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको अप्रोच करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों में एक वाइटल चीज़ होती है हमारा आई कांटेक्ट।
देखो सिंपल सा फंडामेंटल होता है आई कांटेक्ट का। जब आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप उसकी आंखों की तरफ देखेंगे, 1 to 1, ठीक है। और जब आप बहुत सारे लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, देखो मान लो ये स्टेज है और मेरे सामने पूरे में लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे को क्या करना है, कभी मैं इस तरफ डायरेक्ट करूंगा अपने आप को, कभी इस तरफ डायरेक्ट करूंगा, कभी इस तरफ डायरेक्ट करूंगा। मानो मैं नेगेटिव में हो जाता है जब हम अपने आप को सेव करते हैं, जब हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, रोकते हैं अपने आप को, तो क्या करना होता है हम लोगों को, एक डायस के पीछे खड़े हो जाएंगे और कहीं किसी एक पॉइंट पे निगाह अपनी जमा लेंगे ताकि ऑडियंस ना देखे। लेकिन ये डिफेंसिव स्टाइल है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे डिफेंसिव क्यों होना है, मैं ऑफेंसिव रहूँगा, इन द सेंस एग्रेसिव रहूँगा, इन द सेंस मैं लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो जब आप मासेस से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये करना है कि सब की तरफ आई कांटेक्ट रहे। मालूम है जो मास्टर्स हो जाते हैं ना, वो आखिरी तक भी चले जाते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टेड अप होता है ना, मैंने मैक्सिमम ओरेटर्स को देखा है, मैक्सिमम पब्लिक स्पीकर्स को देखा है कि वो स्टेज छोड़ देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस होता है ना, दूरी बनी रहती है, उनको दूरी नहीं चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो वो क्या करते हैं, धीरे से स्टेज पे से नीचे उतरते हैं और पब्लिक के अंदर चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आखिरी में भी अगर कोई बैठा हुआ है उस तक भी हमारा आई कांटेक्ट चला जाता है, और जैसे आप किसी की तरफ डायरेक्ट करते हो वो एकदम से अलर्ट हो जाता है, आपकी बात को सुनने लगता है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी, अगर इसको मास्टर कर लो तो अकेले पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी में भी ऐसी ग्रूमिंग आएगी कि आप 1 to 1 किसी से बात कर रहे हैं, ग्रुप से किसी से बात कर रहे हैं, तब भी हम लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग कंटेंट की। देखो बॉस, नॉर्मली मेरा ये मानना है, पर्टिकुलरली मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास हमेशा रेडी कंटेंट होना ही चाहिए। अब अगर कंटेंट मेरे को इकट्ठा करना है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनपुट देना पड़ेगा, यानी मेरे को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। अच्छा ओरेटर वही होता है जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में ऑलरेडी गैदर करके रखता है। सिंपल सा स्विच होता है, आप एक्सपर्ट्स को देखना, आप कोई सा भी उनसे क्वेश्चन करते हो तुरंत उनके पास में जवाब रहता है। वो कैसे होता है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है। उनको सिर्फ इतना करना होता है उस समय में कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मेमोरी में से वो इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देना है। अब ये कैसे होगा, ये तो कोई जादू हो गया ना। कोई जादू नहीं है, आप लोग इनपुट पे ज़्यादा फोकस कर दें। कैसे, बुक्स पढ़ना शुरू करें। पता है जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं, नाम नहीं गिनाना चाहता, थोड़ा सा दूरी हो जाती है, वो सारे के सारे एक हैबिट को रखे हुए हैं अपने साथ में, वो है दे आर रीडिंग ए लॉट। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इन बिलियनर्स के मिनिमम इनपुट के बारे में बता रहा हूँ। दे आर रीडिंग एटलीस्ट 50 to 60 ऑन एन एवरेज, 50 to 60, और अच्छे जो टाइकून्स होते हैं 100 बुक्स पर ईयर वो लोग पढ़ लेते हैं। इन लोगों ने लिस्ट भी निकाल के रखी है कि आपको कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए एक्चुअली में। दूसरी बात कि जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना बेटा, तो सारे जगह से इंफॉर्मेशन अपने पास में कलेक्ट करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत करने के लिए बैठते हैं, जैसे ही कोई टॉपिक छोड़ा, जैसे कल का मैच देखा था क्रिकेट का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। और बता पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अच्छा कोरोना वायरस के बारे में मैं आज जो लेटेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पैंडमिक। भाई ये बातें कर करके हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। हम लोग कोई भी टॉपिक को इतने आसानी से रिजेक्ट कर देते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, नुकसान हमारा ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन का इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। अब अगर कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग में हमारे को वो टॉपिक मिल जाता है, वी आर ब्लैंक। क्यों, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो बुक्स पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, टेलीविज़न प्रोग्राम्स देख लेंगे और न्यूज़ देख लेंगे। न्यूज़ कौन, सिर्फ उतना ही देख लेना,
फास्ट 50 न्यूज़, फास्ट 100 न्यूज़, एक और एक एप्लीकेशन भी आता है मोबाइल के अंदर, इन शॉर्ट आप उसमें से न्यूज़ पढ़ लो, दैट्स इट, ख़त्म। और अवॉइड क्या करना चाहिए हम लोगों को? अवॉइड उन इन्फॉर्मेशंस को कर लेना चाहिए जो अननेसेसरी और फेक लगती है। इनफैक्ट देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड फेसबुक यूनिवर्सिटी। आप जैसे ही उसमें से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, आप लोगों को ये क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो कंटेंट इज़ अ मस्ट। और बाय चांस अगर ऐसा हो गया हम लोगों को कि हम लोग पहले मालूम है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना है, वी आर फ्री टू गैदर नॉलेज। कहाँ से मिलेगी ये नॉलेज? इंटरनेट, बुक्स, कोई एल्डर है, कोई एक्सपर्ट है, आप जाओ उस एक्सपर्ट से बात कर लो और उनको बता दो कि मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन है, आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा गाइड कर देंगे, थोड़े पॉइंट्स बता देंगे। अब इससे क्या होता है, उस क्रोनोलॉजी को आप लिख लेते हैं, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा कर लेते हैं और डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद में उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एग्जाम्पल्स लेके आते हैं और डिलीवर कर देते हैं। फर्स्ट क्लास पब्लिक स्पीकिंग। तो ये तो हो गई कंटेंट की बात, ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हम डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम हमारी कैसी होना चाहिए। नॉर्मली एक फंडामेंटल पे मैं पर्टिकुलरली काम करता हूँ, और वो है कि जिस तरह से हम कोई आर्टिकल लिख देते हैं, जिस तरह से हम कोई एसे लिख देते हैं, उस तरह से हम अपने स्पीच को अगर डिलीवर करने लगें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? नंबर 1, हम लोग एसे स्टार्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी स्टार्ट एन एसे? हाउ डू वी स्टार्ट एन आर्टिकल? कैसे कर लेते हैं? नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। उस टॉपिक के बारे में आप एक जनरल परसेप्शन बताएं कि लोगों का परसेप्शन क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन सीन्स या अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको बोल दिया स्टेज पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात किया जाए, आप सबसे पहले सिनेरियो लेके आओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो एक्चुअली में क्या है ना, और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल कब से रहा है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन के भी और भी तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई कोटेशन लेके आए कहीं से और अपना स्पीच को स्टार्ट करें, एकदम कैची लगता है। सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना है, वो तो अलग बात है, लेकिन जब मैं टॉपिक खुद का इंट्रोडक्शन, मेक इट अ पॉइंट। जितने बार भी आप किसी प्रेजेंटेशन के बारे में किसी से भी बात करेंगे, आप जनरली भी अगर बात करते हैं या जैम सेशन करते हैं, यानी जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के लिए अगर कोई टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, ग्रुप डिस्कशन है या एक्सटेम्परे है। एक्सटेम्परे मतलब होता है कि आपको सीधे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, आपको उसी समय टॉपिक दिया जाता है और आपको उसी पे बोलना होता है। तो इन सारी परिस्थितियों में जब आप स्टेज के ऊपर आते हैं, अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, इट इज़ ए मस्ट। आप इसी वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। सबसे पहले मैं आया तो मैंने अपने बारे में बताया थोड़ा सा, और मैंने ये एजेंडा भी बताया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। मैंने टॉपिक भी बताया आपको कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद में फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो एक तो हो गया कोटेशन, किसी महान आत्मा का, किसी बड़े आदमी का, किसी रिनाउंड और रेस्पेक्टेबल आदमी का आप कोटेशन लेके आएंगे रिलेटेड टू ऑफ कोर्स उसी टॉपिक पे, है ना। या फिर डेटा लेके आएंगे कि भारत में आज इतने करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसको स्टनिंग फैक्ट भी बोलते हैं। कोई स्टनिंग फैक्ट लेके आओ कि कोविड पैंडमिक में आने के बाद में इतने बार इतने लोग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए। या फिर ये भी बोल सकते, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि आफ्टर 2 years सफरिंग फ्रॉम पैंडमिक, अब मेरे को ये नहीं मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोस्पेक्ट क्या बनेगा, क्योंकि इतने हजार लोग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चले गए। तो जैसे ही आप कोई स्टनिंग डेटा लेके आते हैं, जैसे कोई स्टनिंग फैक्ट लेके आते हैं, वैसे ही यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। आप लोगों का अटेंशन सीख कर लेते हैं, एकदम से देखते हैं, अरे हाँ, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। और जैसे ही ऐसी फीलिंग आती है, वो ध्यान से आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपको सुनने लगते हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि इस कोविड पैंडमिक में जब इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट में से जूझ रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि पैंडमिक ख़त्म होने के बाद में इन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? क्वेश्चन टू द ऑडियंस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इंट्रोडक्शन ठीक इसी तरह से होना चाहिए जिससे हम लोग अटेंशन सीक करें। ठीक है। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक। अच्छा होगा कि हम पहले से प्रिपेयर होके चलें कि अगर कोई टॉपिक हम लोगों को दिया है तो उसकी हिस्ट्री क्या होगी। तो एक छोटा सा हिस्ट्री का पार्ट उसको ले लें कि ये सारा डेटा, ये सारा स्टैटिस्टिक्स कितने सालों से इकट्ठा किया जा रहा है और उसकी ज़रूरत क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। ये हो गया हिस्ट्री। हर एक टॉपिक का अपना एक खुद का हिस्ट्री ज़रूर होता है। देन प्रोज एंड कॉन्स, जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की हम बात ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, इसके ऊपर बात करेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे आपस में। उस कंपैरिजन से क्या हो जाता है, ऑडियंस के दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि वो किस साइड में जाना चाहते हैं। मज़ा ये है कि अगर उसी डेटा के बाद में, उसी कंपैरिजन के बाद में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतने इफेक्टिवली रखो कि जो आप सोच रहे हो वही ऑडियंस सोच रहा है। सब क्लासिक, सब मज़ा। ठीक है जी। लास्ट में होता है समरी और द कंक्लूजन। लेट द ऑडियंस डिसाइड, कंक्लूड तो ऑडियंस को करने दो, हम लोग समरी करेंगे। तो जो कुछ भी आपने इतने समय में बोला है उसकी एक समरी, एक जिस्ट आप उनके सामने रख दें कि इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से थॉट प्रोसेस बन सकता है। आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए एज ए पब्लिक स्पीकर। अब बात ये आती है कि मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं सुन रहे हैं तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना बॉस, उसका कुछ करते हैं अपन उसका। ऐसा हो जाता है कि हम लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं या तो पब्लिक सुन रही है या पब्लिक नहीं सुन रही है। लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना कि वो लोग भी सुने। तरीका सुनो। नंबर 1, वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप ऐसे धीरे धीरे किसी टॉपिक के बारे में बोलते चले जाएंगे और आई कांटेक्ट नहीं करेंगे लोगों से तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो लोग सुनेंगे ही नहीं। अब वो नहीं सुनेंगे तो हमारे बोलने का क्या फ़ायदा है। अगर इस टोन में बोला वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। रैदर आप लोग अपना वॉइस मॉड्यूलेशन एज पर द सेंटेंस, एज पर द वर्ड चेंज करते रहो। चलो इसका एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, ऐसा कैसे किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब हम अपने टॉपिक के बारे में, अपने सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं और जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड की फीलिंग देके हम उस वर्ड को बोल रहे हैं। गुड। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली स्टोरी सुनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग टाइम बैक। जैसे मैंने बोला लॉन्ग टाइम बैक तो मैं बोल रहा हूं लॉन्ग टाइम बैक। ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी क्यूट। आप अपने एक्सप्रेशन और उस तरह का आप वॉइस मॉड्यूलेशन लेके आएंगे। व्हाट ए ब्यूटिफुल सीनरी। आप आश्चर्य करोगे ना, कुछ एकदम से अच्छी सीन देख लेते हैं तो आप एकदम से आश्चर्य करोगे ना, व्हाट ए ब्यूटिफुल सीन। तो जैसा आपका शब्द, जैसा आपका स्टेटमेंट, उसी तरह का आपका वॉइस और उसका टोन। सिंपल सी बात करता हूं मैं कि कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स में यह बताया जाता है कि अराउंड 93% कम्युनिकेशन में हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज काम करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम करता है। कितने कितने कितने? 93%। 4% वॉइस मॉड्यूलेशन, जिस तरह से हम अपने स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, 4%। बचे कितने 100 में से? 93 और 4 97। बचे 3, वो हमारे शब्द हैं।
है ना थोड़ा सा अजीब। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं पूरे 3% के ऊपर, और वो बाकी का 97% अगर छोड़ दे रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन के अलावा जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करें। सीक्रेट्स के बारे में और भी बात करेंगे, एक क्लास भी करूंगा मैं आपका, 2-3 दिन में एक क्लास भी करूंगा। वहां पे आप मेरे से पूछें कि सर आपने वो सीक्रेट्स के बारे में बताया था, तो ये मेरे को अभी बता दीजिए कि वो सीक्रेट्स कौन से हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं बॉडी लैंग्वेज के। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट ही बना देते हो तो यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल, राइट। अब एक तो हो गया वॉइस मॉड्यूलेशन, दूसरा हो गया बॉडी लैंग्वेज, फिर कंटेंट पार्ट। अब कंटेंट के अंदर बहुत बोगस बोगस कंटेंट होते हैं एक्चुअली में। कोई भी कंटेंट आप उठा लो, अगर ऑडियंस सुनना नहीं चाहती है तो ये कंफर्म है कि उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए और उनके दिमाग और दिल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए। नंबर 1, ऐड सम ह्यूमर इन योर पब्लिक स्पीकिंग। ह्यूमर डालो, थोड़ा सा हंसी मजाक डालो। अभी वो कैसे करते हैं, चुटकुले बोल सकते हो, कोई फनी सी स्टोरी बोल सकते हो, कोई ऐसे कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो जो फनी दिखता हो, राइट। तो थोड़ा सा ह्यूमर उसमें ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल, आप कोई डेटा देते हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेंगे। लोगों का अटेंशन मेरी ही तरफ रहे, स्टोरी डाल दो उसमें एक। लोग मेरी बात से कन्विंस हो जाएं, कोटेशन डाल दो, थियरी डाल दो। किन लोगों की? अब जैसे अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं, मैंने ऐसे बोला कि जब तक हम लोगों को काम करना है, हम लोग पूरे दिल लगा के काम करें, और हम लोग उस मुकाम तक जब तक पहुंचते नहीं हैं, हम लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। फिर से बोलता हूं कि अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं, कोई गोल हमको अचीव करना है, तो हमको बिना रुके उस जगह तक पहुंचना चाहिए। अब आपने मेरी बात सुनी, मेरी उतनी वजनदारी है नहीं, क्योंकि आई एम ए नॉर्मल स्पीकर, ओरेटर हूं। आप लोगों से बार बार बात करता हूं तो आप मेरी बात पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और जो मेरे को जानता ही नहीं है वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। रिवर्स कर देता हूं इसको। स्वामी विवेकानंद हैज राइटली सेड, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। किसने बोला? स्वामी विवेकानंद। कन्विंसिंग है, उन्होंने दुनिया को हिला दिया था एक लेक्चर से। उनके बराबर नॉलेज तो हमारे पास है नहीं। एक बार जिस किताब को पढ़ देते थे, साइड में रख देते, कौन से पेज पे, कौन सी लाइन में, कौन सा शब्द क्या बोल रहा है, बता देते थे। 4 किताबें तो योग के ऊपर उन्होंने लिखी हुई हैं, और वैदिक एरा को पूरी दुनिया में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड द बेस्ट ऑफ ऑल द थियरीज। तो जितने भी बड़े विचारक आते हैं तो उनमें सबसे टॉप पे आते हैं स्वामी विवेकानंद। अब विवेकानंद का कोटेशन अगर मैं देता हूं तो आप कन्विंस होते हैं। ये जस्टिफाई करने के लिए है कि आपके थॉट्स भी वैसे ही हैं, लेकिन अगर कोटेशन रखते हैं तो कन्विंसिंग हो जाता है, लोग मानते हैं आपकी बात को। ठीक है, स्टोरीज किसकी देंगे? ऑटोबायोग्राफीज देते हैं, लोगों के एग्जाम्पल्स लेके आ जाएं, अपने आसपास के सिनेरियो के बारे में डिस्कस करें। लोगों को ये बहुत पसंद है कि उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारे लोग और बहुत सारी एक्टिविटीज को आप उनको याद दिलाएं तो वो कन्विंस हो जाते हैं। एक बार कोशिश करके देखें इन सारे प्रिंसिपल्स को लेके, और फिर देखें कि क्या हम लोग अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग में। एक बार याद करें क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना। कंटेंट पे ध्यान देने के लिए मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है कि इन्फॉर्मेशन का इनपुट मैं लेते हुए चले जाऊं। जहां से जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको फिल्टर किया, अपने दिमाग में भर दिया, याद रख लिया। फिर जब मेरे पास में एक ऑफर आता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो उस टॉपिक को जान लूं, प्रिपेयर करूं, किताबों में से निकाल लूं, इंटरनेट पे से निकाल लूं, एक्सपर्ट से पूछ लूं, अपना खुद का विचार उसमें डालूं और मैं प्रेजेंट कर दूं।
एक्सटेम्परे जैसी कोई बात हुई कि आपको यहीं पे खड़े होकर टॉपिक दिया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाकी का जो फ्री टाइम है उसमें इनपुट अपने अंदर डाल लो, कोई सा भी टॉपिक दो, मैं तो तैयार हूं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कपड़े सही होना चाहिए, शक्ल सही होना चाहिए। एक मुस्कुराहट लेके जैसे स्टेज पे जाते हो और बोलते हो गुड मॉर्निंग, सब कन्विंस हो जाते हैं, राइट? इसके बाद आया था बॉडी लैंग्वेज। दोनों पैरों पे हम लोगों को बैलेंस करके चलना है, कंट्रोल में रहना चाहिए हमारे हाथ पैर, और जैसे ही हम जाएं ओपन हो, पाम्स फेसिंग द ऑडियंस, और खुल के सारी बात किया जाए अनबायस्ड होके। फिर हम लोगों ने कंटेंट का सीक्वेंस के बारे में बात किया। कंटेंट का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री, फिर उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और उसके बाद में समरी। तो अभी जो मैं कर रहा हूं भैया, इसको समरी बोलते हैं, कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कशन किया उसको समरी बोलेंगे। इसके बाद में आता है क्या? उसके बाद में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़िया होना चाहिए, कि हमारे साउंड वैसे ही होना चाहिए जो शब्द हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स हो, स्टोरीज हो, बड़े लोगों के कोटेशंस हो, अपनी थियरी को हम लोग एक्सटेंड करें उन लोगों के सहारे, और फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस उसमें डाल दें, और उसके बाद में देखें कि जो ऑडियंस है वो कन्विंस हो रही है या हमको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो पंच लाइन मैंने आपको दिया था, द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार मान लो 50% अच्छा आया, नेक्स्ट टाइम गए गारंटी ले लो 60% अच्छा होगा, 70, 80, 90, 100। स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने बार स्टेज पे आओगे, जितने बार पब्लिक स्पीकिंग करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ऊपर होता हुआ चले जाएगा। आई होप यू एंजॉयड इट। मज़ा आया होगा, और एक बार कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। एक बार लग के काम कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो हो गया। इसके 1-2 दिन बाद हम लोग फेस टू फेस बात करने वाले हैं। उसी दिन में या उसके एक दिन बाद में मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, ताकि आप पॉइंट्स देख लें उसमें, और लास्ट में छोटा सा सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि वो सिस्टेक पे ऐप पे जो अनाउंसमेंट होते रहते हैं, वो अनाउंसमेंट आप लोगों को हमेशा देखते रहना चाहिए कि कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला तो वो नया इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है? सो हैप्पी लर्निंग। एक बार कोशिश करें, और एक वीडियो में आखिरी में मानूंगा, जब अपना 12 हफ्ते का कोर्स हो जाएगा ना, एक वीडियो बना के देना मेरे को अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के। फिर मैं देखता हूँ, और फिर हम लोग कभी साथ में काम करेंगे तो आगे के प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।